क्या शादियां वाकई रिश्तों और प्यार के लिए होती हैं, या फिर ये कुछ लोगों के लिए एक बड़ा धंधा बन चुकी है जिसमें झूठे आरोप, एलिमनी और पैसों का खेल चलता है? क्या आप जानते हैं कि कैसे कुछ महिलाएं कानून का गलत फायदा उठाकर पुरुषों को सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी तबाह कर देती हैं? क्या आप जानते हैं कि कुछ पुरुष अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं? अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ फिल्मी कहानी है, तो यकीन मानिए, ये हमारी समाज की हकीकत है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उन असली मामलों को जहां लड़कों को शादियों के बाद केवल धोखा मिला और उन्हें सरकार के कानूनों के तहत एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। क्या आपको लगता है कि जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने थे, क्या वो सच में उनका हक दे रहे हैं, या फिर उनका दुरुपयोग करके पुरुषों की जिंदगियां तबाह की जा रही हैं? आज हम इन्हीं सच्चाइयों से पर्दा उठाएंगे। भारत में शादियां सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि कभी-कभी ये एक बड़ा झूठा आरोप लगाने का हथियार भी बन जाती है। राजेश एक युवा आदमी था जो अपनी पत्नी के साथ खुश था। एक दिन उसकी पत्नी ने उस पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का झूठा आरोप लगा दिया। ये आरोप ऐसे थे जिनका कोई आधार नहीं था, फिर भी ये मामला अदालत तक पहुंच गया। राजेश पर कोर्ट की सुनवाई के दौरान मानसिक उत्पीड़न बढ़ा, समाज ने उसे बदनाम किया और उसके खुद के परिवार ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। अपनी पत्नी और सास द्वारा लगातार उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली। कथित तौर पर अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किए गए 41 सेकंड के वीडियो में राजेश कुमार नाम के व्यक्ति ने न्याय की मांग करते हुए मांग की कि उसकी पत्नी और सास को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि उनके 2 बच्चे जो कथित तौर पर उनकी पत्नी की हिरासत में हैं, उन्हें उनके घर वापस भेज दिया जाए। अगर मैंने ईमानदारी से काम किया है तो मेरे मामले में न्याय होना चाहिए और मेरे बच्चों को घर वापस लाया जाना चाहिए। मेरी पत्नी और सास को जेल भेजा जाना चाहिए। राजेश उस वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। राजेश ने अपनी आत्महत्या के पीछे का कारण नहीं बताया, लेकिन उसके भाई संतोष कुमार ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी और उसकी सास उसे बार बार मानसिक रूप से परेशान करती थीं और झूठे दहेज मामले में फंसाने की धमकी भी देती थीं। क्या यह सच में न्याय है? शादी का क्या मतलब है अगर उस रिश्ते के बाद आपको समाज, परिवार और कानून से केवल धोखा ही मिले? जब कानूनी लड़ाइयां लड़ते लड़ते आदमी मानसिक रूप से टूट जाता है तो उसके पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। मध्य प्रदेश के विनोद कुमार की कहानी एक और सच्ची और दर्दनाक घटना है। विनोद की पत्नी ने उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए। विनोद, जो अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करता था, अचानक इस झूठे आरोप के जाल में फंस गया। उसकी पत्नी ने विनोद पर कोर्ट में सख्त आरोप लगाए, जिससे विनोद का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसे अपने ही परिवार से कोई समर्थन नहीं मिला और अंत में विनोद ने आत्महत्या कर ली। जब लड़कों को दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोपों से परेशान किया जाता है, तब उन्हें आर्थिक रूप से भी तबाह कर दिया जाता है। कई बार एलिमनी के नाम पर लड़कियां न केवल पति को बल्कि उसके पूरे परिवार को लूटने तक की धमकी देती हैं। अतुल सुभाष का केस भी हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी कानूनी दुरुपयोग से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं। अतुल सुभाष एक और शख्स जो सिर्फ अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए संघर्ष कर रहा था, पर उसकी पत्नी ने उस पर दहेज उत्पीड़न और हिंसा के झूठे आरोप लगाए। अदालत और समाज का दबाव इतना बढ़ गया कि आत्महत्या के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। यह मामला भी इस बात को साबित करता है कि कभी-कभी महिलाओं के खिलाफ बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग होता है। हाल ही में इंदौर में एक और बहुत ही शॉकिंग केस सामने आया जो नितिन के नाम से मशहूर हुआ। नितिन की पत्नी ने उस पर झूठे आरोप लगाए और यह मामला भी कोर्ट में बढ़ता गया। मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक रूप से परेशान होने के बाद
नितिन ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने फांसी लगाने से पहले 14 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी, सास और 2 सालियों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। सुसाइड नोट में नितिन ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी हर्षा शर्मा के परिवार ने कभी उनकी शादी को स्वीकार नहीं किया। नितिन और हर्षा की शादी 2019 में हुई थी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही उनके बीच विवाद शुरू हो गया। 2024 में हर्षा ने नितिन, उनके बड़े भाई सूरज और सास पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा दिया। नितिन ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि हर्षा का परिवार इस मामले के समझौते के लिए 20 लाख रुपए की मांग कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दहेज प्रताड़ना की एफआईआर से उनका नाम हटाने के लिए राजस्थान पुलिस ने भी 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इन आरोपों के संदर्भ में हर्षा का कहना है कि शादी के बाद से ही नितिन और उनके परिवार द्वारा उससे दहेज की मांग की जाती थी। इस घटना ने फिर से यह साबित किया कि कानूनी दुरुपयोग और झूठे आरोप किस तरह से किसी की जिंदगी को खत्म कर सकते हैं। इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा देना था, लेकिन क्या जब यही कानून लड़कों के खिलाफ बिना किसी ठोस सबूत के इस्तेमाल होते हैं तो क्या यह न्यायपूर्ण है? धारा 498A जो दहेज उत्पीड़न से संबंधित है, कई बार महिलाओं द्वारा सिर्फ पति और उसके परिवार को परेशान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या हम सचमुच ऐसा समाज चाहते हैं जहां कानूनी सुरक्षा का गलत इस्तेमाल हो और मासूम लोग सिर्फ अपनी पत्नी के झूठे आरोपों के कारण अपनी जान तक खो दें? क्या हम सच में ऐसा समाज चाहते हैं जहां महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर केवल पुरुषों को ही परेशान किया जाए? अगर हम सच में एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो हमें इन कानूनी खामियों को सुधारना होगा। केवल और केवल तभी हम एक सशक्त और सुरक्षित समाज की दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि हमारे समाज में कितनी ऐसी सच्चाइयां हैं जिनका सामना कुछ पुरुषों को करना पड़ता है। अगर आपको भी इस मुद्दे पर कोई विचार हो तो कृपया कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि आप ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट रहें।